हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश की एक इम्पॉर्टेंट पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। बच्चों, ये जो पहली ये सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी के थीम पर है। ये पोएम इस बारे में है कि कैसे एक ही सोसाइटी में सभी लोग रहते हैं, लेकिन सोसाइटी में भी कैसे डिफरेंशिएशन है ना। कि ये सोसाइटी जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की है। हमारे मेरे आपके लिए एक सोसाइटी है, गरीबों के लिए एक अलग सोसाइटी है, और साथ ही साथ जो अमीर एरिस्टोक्रेटिक या बहुत ज़्यादा रिच और पैसे वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग ही सोसाइटी है। तो हम सिर्फ कहने के लिए एक सोसाइटी में रहते हैं, पर इसी सोसाइटी में इनजस्टिस है और क्लास इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। स्टीफन स्पेंडर जो इसके पोएट हैं, इनका खाली आप नाम याद रखिएगा। कभी कभी पोएट के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, खाली नाम याद रखिए। ब्रिटिश पोएट थे या इंग्लिश पोएट थे। कभी भी इंग्लिश पोएट लिखा गया है यानी कि लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से इनका ताल्लुक है। ठीक है। बाकी इनकी जीवनी या लाइफ इनके लिए इनका आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ये बेसिकली स्लम चिल्ड्रंस के ऊपर स्टूडेंट है, सॉरी, पोएम है स्लम चिल्ड्रन के ऊपर, कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। और स्लम्स में एक स्कूल के अंदर एक तरह से स्कूल को, स्लम के एक स्कूल को पोएम पूरी तरह से डिस्क्राइब करती है कि वो स्कूल कैसा है बेसिकली, और कैसे इनका स्कूल, और सिर्फ स्कूल नहीं, इनका ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये कैसे बाहर के लोगों से पूरी तरह से अलग है। तो चलो हम पोएम पढ़ते हैं। हर पोएम को लाइन बाय लाइन में पढ़ूंगा। लाइन के इम्पोर्टेंट वर्ड्स और मीनिंग जो है वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम लास्ट में पूरे पैसेज का भी एक साथ मीनिंग देखेंगे, और उसके बाद हम पोएम को एंड करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फार फार फ्रॉम sorry, far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, their hair torn round their pallor. पहले फर्स्ट लाइन ही देखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। देखो, जैसे कि एक टोर्नेडो होता है, भवंडर होता है। ठीक है। तो भवंडर में बहुत ताकतवर हवाएं होती हैं, है ना, जिसको हम चक्रवात भी कहते हैं हिंदी में, या टोर्नेडो आप कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हवा है। ठीक है। जैसे जब बच्चों टोर्नेडो आती है, तो सारी हवा जो है, एक तरह से सारी हवा नहीं कह सकते, पर काफ़ी सारी हवा एक ही जगह पे घूमने लगती है। या इस तरीके से कहूँ कि जितनी भी स्ट्रॉन्ग विंड है वो एक जगह पे घूमने लगती है। देखो, इस चीज़ को इस तरीके से समझो कि यूजुअली टोर्नेडोज, छोटे मोटे भवंडर वगैरह कब बनते हैं, बड़े भवंडर भी बनते हैं, पर ये कब बनते हैं, जब हवा दो दिशाओं से चल रही है, दो डायरेक्शन से चल रही है, और इक्वली पावरफुल है काइंड ऑफ। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाती, दोनों एक दूसरे से टकरा कर के गोल गोल घूमने लगती है। तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, सिर्फ वही भवंडर बना सकते हैं। तो ये जो है, ये जो बच्चे हैं स्लम के, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स की, ये मतलब होता है ना कि एक तो तेज़ हवाएं हैं जो आपस में टकरा जाए तो छोटा या बड़ा भवंडर बन जाता है, और छोटी मोटी हवा जो है ना, जो थोड़ी सी चलती है या फिर नहीं चलती है, स्टिल रहती है। जैसे अभी अगर आप कमरे में बैठ कर के सांस ले रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि हवा है। भले ही हवा चल नहीं रही है, बट बिकॉज देर इज एयर, दैट इज़ वाई वी आर एबल टू ब्रीथ, है ना। तो ये मजबूत और शक्तिशाली हवाओं से बहुत दूर है ये लोग, है ना। यानी कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स की, ये स्ट्रॉन्ग हवा से, स्ट्रॉन्ग विंड से बहुत दूर है। एक तरह से ये बच्चे भी विंड ही है। जैसे कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई मिडिल क्लास हो, सब सोसाइटी का ही पार्ट है ना। सब इस नेशन का, इस कल्चर का ही पार्ट है, पर इसमें भी इनइक्वालिटीज़ है। तो ये लोग जो है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे स्ट्रॉन्ग विंड अलग ही रहती है और लाइट और वीक विंड अलग ही रहती है, उसी तरह से सोसाइटी के स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हिस्सों से ये लोग बहुत ज़्यादा दूर है। देयर फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स एक तरह से इनकी इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। साथ ही साथ ये दर्शाता है कि इनके बाल को डिस्क्राइब कर रहा है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड द पैलेट, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर, कि रूटलेस वीड्स की तरह इनके बाल है ना। रूटलेस वीड्स का क्या मतलब है? वीड बेसिकली अनवांटेड प्लांट्स होते हैं।
अनवांटेड प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों की मतलब जो बेसिकली घास है ना, उससे कुछ उगता नहीं है, वो कोई फ्रूट या फिर कोई ग्रेन नहीं देते। जो घास है वो खाली आपके पौधे की आपके सॉइल की फर्टिलिटी वेस्ट करेंगे, तो लोग उनको निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस यानी कि वो वीड जिनकी कोई रूट ही नहीं है। देखो वीड्स की भी अगर रूट होती है ना, तो उनमें वो पावर होती है, वो ग्रीन होता है ना। मतलब कि अभी भी उनके अंदर लाइफ है। रूटलेस यानी कि लाइफलेस, एक तरह से आप कह सकते हैं। देखो ये एक ब्रिटिश पोएट है, और ब्रिटेन में चीज़ों को घुमा फिरा के कहने का कल्चर हमेशा से था, है ना। है ना। चाहे आप वहाँ के बड़े बड़े लोगों की बात करें, इलियट की बात करें, या अगर आप शेक्सपियर की भी बात करें, तो भी ये कल्चर वैसा ही है ब्रिटेन का हमेशा से, ठीक है। एनीवेज, तो रूटलेस वीड्स यानी कि लाइफलेस वीड्स की इनके जो बाल है वो लाइफलेस वीड्स की तरह है ना। यानी कि वो मरे हुए पौधों की तरह है, वो भी ऐसा वैसा पौधा नहीं, वीड अनवांटेड पौधों की तरह है। द हेयर राउंड टॉन राउंड देयर पैलर, हेयर टॉन, है ना। एक तो इनके हेयर के दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक वो रूटलेस वीड की तरह है, दूसरा वो टॉन है यानी कि बहुत आड़ा टेढ़ा, मतलब अनकोम्ड है, कंघी किया हुआ नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। राउंड देयर पैलर। पैलर का मतलब होता है बेसिकली पेल फेस। पेल का मतलब होता है कि उसका कलर बहुत डल हो गया है ना। कि वो होता है ना, जब आपको ठीक से खाना नहीं मिला है, आप माल नरिश्ड है या माल न्यूट्रिशन है या जो भी है, पेल है, पेल फेस यानी कि मतलब उसमें कोई एनर्जी नहीं है, यानी कि एक होता है ना, कोई एक्साइटमेंट नहीं है उस बंदे के चेहरे में। वो हंस नहीं रहा, वो खुश नहीं है, वो बस जी रहा है ज़िंदगी एक तरह से। पेल फेस का एक मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब माल नरिश्ड है वो, उनको खाना पीना ढंग से नहीं मिलता, तो चेहरा जो है वो इसलिए डल हो गया है। द टॉल गर्ल विथ अ वेट डाउन हेड, है ना। फिलहाल यहीं तक पढ़ते हैं, द पेपर वाला आगे वाले में देखेंगे। द टॉल गर्ल विथ अ वेट डाउन हेड। अब क्लासरूम के अंदर एक टॉल गर्ल है ना, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। टॉल गर्ल बेसिकली यानी कि वो लड़की तो बड़ी है, पर उसका वेट डाउन हेड, कि उसका सर जो है वो ज़मीन में धंस गया है वज़न की वजह से। किस चीज़ का वेट है उस लड़की के सर पे, है ना। सर पे यानी कि उसकी लाइफ पे, वो हम कैसे हैं ना कि यार मेरे सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो तुम्हारे सर के ऊपर है, इसका एक तरह से कहने का मतलब है कि तुम्हारे ऊपर वो जिम्मेदारियां है ना। तो उस लड़की के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस लड़की के ऊपर है ना। देखो बच्चों, पुअर सिनेरियो में अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों को, इनफैक्ट लड़कों को भी शुरू से ही काम करना शुरू कर देना पड़ता है। कोई टी स्टॉल पे काम करता है, या फिर कोई घर में बर्तन वर्तन धोने का काम करता है, तो उस लड़की के ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और लड़कियों को इंडिया में नहीं, हर जगह बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है ना। कि उनको बोलते हैं कि अगर उनके कोई छोटे भाई बहन है तो वो उनको संभाले, स्कूल नहीं जाने देते हैं पढ़ने के लिए, लड़कों को तो जाने भी दे, लड़कियों को तो नहीं जानने देते। तो लड़की का जो सर है वेट डाउन है, वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से है। ऊपर से यहाँ पे भी माल न्यूट्रिशन का एक रीज़न आ सकता है, ठीक है। देखो एक चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक्चुअली ये जो पोएम है ये स्टीफन स्पेंडर जी ने क्या सोच के लिखी वो उन्होंने मुझे नहीं बताई है। एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, ना आपके टीचर्स को बताइए ना किसी और को बताइए, ठीक है। अगर आपने एडू मंत्रा का 10th वाला चैनल देखा है, तो वहाँ पे हिंदी भी जब मैंने पढ़ाई तो मैंने यही कहा है लोगों को। एग्जैक्ट मीनिंग उन्होंने भी मेरे को नहीं बताया, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मैंने इस गाइड में पढ़ा तो इस लाइन को इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, एक दूसरे वीडियो में ये बताया गया, आप ये बता रहे हैं। तुमको जो मीनिंग ज़्यादा समय तक याद रहे वही लिखना, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेट डाउन हेड, वो लड़की का सर जो है वो झुका हुआ क्यों है, तो यहाँ पे माल नरिशमेंट भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। कि उसको ठीक से खाना पीना नहीं मिलता, इसलिए उसमें एनर्जी ही नहीं है, इसलिए उसको अपना सर हमेशा झुका करके रखती है, लैक ऑफ एनर्जी से। पर यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट रीज़न है कि उसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट साइज। पेपर सीमिंग यानी कि बहुत पतला सुकड़ा है, यहाँ पे तो पक्का माल नरिशमेंट का रीज़न है, उसको खाना वाना नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत कम मिलता है, पेपर की तरह, जैसे पेपर बहुत पतला होता है ना, बहुत थिन होता है, वैसे विथ रैट्स आइज। अब इसके भी दो मतलब हो सकते हैं बच्चों। रैट्स आइज का एक मतलब है कि बेसिकली हंगर इज ग्लीमिंग इन हिज आइज। हंगर ग्लीमिंग यानी कि उसकी आंखों में भूख नजर आ रही है, यानी कि वो भूखा है ना। ये यहाँ पे
माल नरिशमेंट का तो हो ही सकता है कि खाना ही नहीं मिल रहा है ना, इसलिए उसकी आंखों में हमेशा हंगर दिखता है। ये क्यों इसका ये है, क्योंकि अगर आपने किसी चूहे को देखा होगा तो उसकी आंखें ऐसी ही होती है। चूहा हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए इधर उधर ढूंढता रहता है। तो रैट्स आइस यानी कि हंगर ग्लीमिंग इन हिज आइस। एक और मीनिंग क्या हो सकता है कि अगर आप किसी चूहे को कभी देखोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, तो आप देखोगे कि उसकी आंखें बहुत बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ठीक है। प्रोट्यूडिंग आइज जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि उसका फेस जो है इट इज संकेन, उसका चेहरा जो है ढसा हुआ होता है चूहे का, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी बटन की तरह बाहर निकली होती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे रीज़न है कि उसकी जो आंखें है वो बाहर निकली हुई है, इसलिए, है ना, कि चूहे की तरह, इसलिए उसको रैट से कंपेयर किया गया है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, कि इसके आगे अब उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। देखो बच्चों, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचते हो कि सर मैं तो सिर्फ दाल भात सब्जी खाता हूँ, अरे सब्जी तो खाते हो ना, दाल भात तो खाते हो ना, है ना। अलग अलग तरह की दाल खाते हो, पल्सेस आ रहा है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। पर बाकी लोगों को ये भी नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी है वहाँ पे, ठीक है। कभी खाना मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी चाय और पाव डुबा के साथ ही खा लेना है, समझ गए ना। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि न्यूट्रिशन ही नहीं है ना। तो इसलिए ग्रोथ इज स्टंट रुक गई है। अनलकी हेयर, हेयर का मतलब होता है वारिस, या एक तरह से हेयर का मतलब होता है बच्चा, यानी कि आपकी फैमिली लीनिएज को आगे बढ़ाने वाला। अनलकी है कि ये अपनी फैमिली का अनलकी बंदा है ना, क्योंकि इसको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। ना अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तब मिलेगी ना जब पढ़ेगा लिखेगा, दुनिया को जानेगा। अब इनके स्कूल की क्या हालत है जहाँ ये पढ़ने जाते हैं, वो भी आपको पोएट बताएंगे अगले लाइनों में। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, अनलकी इसलिए भी है क्योंकि इनको डिजीज़ मिल गया है। अनलकी हेयर का एक मतलब तो ये है कि ये जिस फैमिली में पैदा हुआ है वहाँ पे इनके लिए कुछ नहीं है। और अनलकी हेयर का एक मतलब ये भी है कि ये अनलकी इसीलिए भी है क्योंकि इनको इनहेरिटेड डिजीज़ मिली है। देखो बच्चों, अगर किसी को खुदा ना खास्ता, मानो मैं आप नहीं, मानो कोई दूसरा बंदा है उसको कुछ हो गया, ठीक है, उसके एक्शन की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है उसकी गलती हो या चलो ये हो गया। पर इनहेरिटेंस से उसको कोई बीमारी मिल गई, तो मतलब कि वो अनलकी है कि इसमें इसकी बिल्कुल कोई गलती नहीं थी। जस्ट बिकॉज इसके पेरेंट्स या ब्लड लाइन में कि फैमिली को में किसी को था, इसलिए इसको हो गया। ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन्स बेसिकली एक डिजीज़ है जिसका नाम है ग्नार्ड डिजीज़, ठीक है। आप जी को प्रोनाउंस करते हैं ग्नार्ड डिजीज़, पर कुछ लोगों को ये प्रोनाउंसिएशन अलग लगता है, तो हम जी को साइलेंट करके नार्ड डिजीज़ भी इसको बोलते हैं, ये भी सही प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। बस नाम याद रखो, प्रोनाउंसिएशन जो भी आप कहें। तो इस डिजीज़ में बोन्स ट्विस्टेड होती हैं, ये एक डिजीज़ है, ठीक है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, इट इज़ अ डिजीज़। तो ये डिजीज़ इनको इनहेरिटेंस में मिली है अपने पेरेंट्स से, इसलिए ये अनलकी है, ठीक है। अब पोएट बात कर रहे हैं उनके अंदर स्कूल की। हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, है ना, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, कि इसका जो डेस्क है वो क्लास के पीछे है ना। डिम क्लास, डिम क्लास का क्या मतलब है, सी डिम यानी कि लैक ऑफ लाइट। वो कहते हैं ना, कोई कभी कभी कोई बल्ब डिम जलता है यानी कि लाइट जल रहा है, वो उतना लाइट नहीं, लाइट इन द सेंस थोड़ा सा कम ब्राइट जल रहा है, वो उतना ब्राइट नहीं है जितना उसको होना चाहिए, ठीक है। तो डिम का मतलब होता है लैक ऑफ होप, है ना। जैसे पोएटिक भाषा में स्प्रिंग यानी कि जॉय, है ना, वसंत की बात होती है, स्प्रिंग की बात होती है तो यानी कि हैप्पीनेस की बात हो रही है। विंटर की बात होती है तो एक तरह से डेथ, सैड, रिमोर्स, ऐसे इमोशंस की बात होती है। ये मतलब इनडायरेक्टली भी पोएटिक भाषा है। उसी तरह से लाइट जो है वो होप को दर्शाता है, होप को रिफ्लेक्ट करता है, उम्मीद के बारे में। वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो उसी तरह से जब यहाँ पे डिम है ना, यानी कि लैक ऑफ लाइट, यानी कि इन बच्चों के लिए उम्मीद बहुत कम है, या उतनी नहीं है जितनी गस्टी वेव्स वाले या दूसरे समाज के बच्चों में है, ठीक है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, अब यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है अननोटेड, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई दूसरा बच्चा ना टीचर।
स्वीट एंड यंग, कि वो स्वीट है, अभी बहुत यंग है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, कि उसकी रियलिटी बहुत गई गुजरी है। खाना नहीं मिलता है ढंग से घर में, सब माल नरिश्ड है, सबकी लगी पड़ी है। स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है ढंग से, लेकिन उसकी उसकी रियलिटी बहुत गई गुजरी है। लेकिन उसके सपने उसकी औकात से, औकात बहुत गलत वर्ड हो गया, या उसकी करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा हट के है। ठीक है बच्चों, सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, कि उसकी रियलिटी से जो है वो काफ़ी हट करके है वो। ठीक है, तो वो हमेशा अपने ड्रीम्स में रहता है। इसका एक मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि वो बच्चा जानता है कि उसकी रियलिटी जो है वो इतनी गई गुजरी है कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, इसलिए जो वो अपनी असल ज़िंदगी में करना चाहता है वो सपने में ही करता है। ठीक है। हिज आइस लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन हिज। अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, ऑफ स्क्विरल गेम। बच्चों स्क्विरल या गिलहरी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है ना। आपने कभी किसी स्क्विरल को देखा होगा तो वो फटाफट 1 मिनट से भी कम समय में पेड़ पे चढ़ जाएगी, नीचे उतर जाएगी, इस ब्रांच से उस ब्रांच पे, इस डाली से उस डाली पे, है ना। और पेड़ में कहीं होल वगैरह होता है तो उसके अंदर घुस जाती है। और स्क्विरल्स जो हैं वो तेज़ी से भागते हैं। आप कभी जाओ कोई काजू वाजू या फिर कोई खाने की चीज़ पेड़ के पास फेंको, थोड़ा ही देर के लिए साइड में आओ, देखो स्क्विरल फटाक से नीचे आके उसको खा के ऊपर चली जाएगी। तो स्क्विरल्स आर वेरी एनर्जेटिक एनिमल्स, है ना। जैसे लायन टाइगर जो है डेथ को और ये एक तरह से करेज को सिग्निफाई करते हैं, वैसे स्क्विरल एनर्जी को सिग्निफाई करती है। तो ये जो बच्चा है, ये इसकी मतलब ये रियलिटी में एकदम थका हुआ है अंदर से, पर इसके ड्रीम्स जो है उसमें ये एनर्जेटिक है। ये स्क्विरल्स गेम के बारे में ड्रीम करता है, खिड़की से बाहर देखता है जब ये पेड़ पे स्क्विरल्स को, तो उनके बारे में सोचता है। ठीक है, स्क्विरल इज एनर्जेटिक, और एक तरह से ये कॉन्ट्रास्टिंग है, क्योंकि इस बच्चे की रियलिटी कुछ और है और ये कुछ और है। तो स्क्विरल एनर्जेटिक है, और स्क्विरल जो है बच्चा एकदम कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसका एक मतलब ये भी है कि वो जो बच्चा है वो फ्री होना चाहता है। ऑन सोर, कुछ लोग इसको सार प्रोनाउंस करते हैं पर मेरे ख्याल से सही प्रोनाउंसिएशन सोर होगा। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर सेट। अब देखो डोनेशंस तक ही समझो। अब क्लासरूम की जो वॉल्स है वो सोर है। सोर का क्या मतलब होता है कि डल है या ब्राइट नहीं है, उतनी क्लियर नहीं है। सोर यानी कि वो होता है ना थोड़ा सा मिल्की जैसा कलर। मैं ठीक से शायद समझा नहीं पा रहा। शोर मतलब आप इतना ही समझो कि डल है क्लासरूम की दीवार जो है। ठीक है, मतलब बहुत पहले कभी पेंट किया होगा, कहीं से पेंट निकल गया है, पुराना भद्दा सा पेंट है एक तरह से। ठीक है, शोर क्रीम वॉल्स, क्रीम कलर का है। क्रीम कलर का कैसे हो गया? वो उसके ऊपर डस्ट लग लग के वो क्रीमी जैसा हो गया। बच्चे सोच रहे होंगे सर क्रीम तो वाइट कलर का होता है ना। सोर क्रीम वॉल्स लिखा गया है ना। सोर क्रीम यानी कि खराब क्रीम, एक तरह से कि उसके ऊपर डस्ट लग लग के वो बहुत डस्टी हो गया है। ठीक है, वॉल जो है। डोनेशंस, डोनेशन यानी कि स्कूल को जो डोनेशन मिली है गवर्नमेंट वगैरह से, या आसपास के लोगों से, या कुछ बिजनेसमैन या विजिटर से, लोग क्या डोनेट करते हैं? लोग सोचते हैं कि स्कूल है तो चलो शेक्सपियर की फ़ोटो कोई डोनेट करता है कि यार ये तो बहुत बड़े पोएट हैं, बच्चों के लिए इंस्पिरेशन रहेंगे। कोई मैप डोनेट करता है ना। अलग अलग चीज़ें लोग सोचते हैं स्कूल के हिसाब से डोनेट करते हैं, पर कोई ये नहीं सोचता कि वो जिस स्कूल में डोनेट कर रहे हैं उस स्कूल में जो पढ़ने बच्चे आते हैं उनके लिए इन चीज़ों के कोई मायने है भी या नहीं। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर की फ़ोटो। क्लाउडलेस एट डॉन, एक ऐसी फ़ोटो जब बादल बिल्कुल नहीं है। डॉन यानी कि संध्या काल का, यानी कि जब सूरज डूब रहा है एक तरह से, उसका वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, की एक अच्छे खासे सिविलाइज डोम यानी कि अच्छे खासे सिटीज़ और बिल्डिंग्स की फ़ोटो है। बेलीड फ्लावर टायरोलीज वैली ओपन हैंडेड मैप। बेलीड फ्लारी टायरोलीज वैली एक खूबसूरत वैली है, और ओपन हैंडेड मैप है यानी कि एक मैप है। ठीक है, बेसिकली अब इसका मतलब समझो। ठीक है, शेक्सपियर्स हेड। अब देखो ये जो भी चीज़ें मिली हैं इनकी बच्चों के लिए कोई वैल्यू नहीं है कोई खास।
शेक्सपियर का हेड यानी कि शेक्सपियर की फोटोग्राफ, पूरी फोटोग्राफ नहीं है, छोटी सी पासपोर्ट टाइप, नहीं पासपोर्ट साइज तो बहुत छोटा हो गया, पर जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में सिर्फ आपका चेहरा, गर्दन, थोड़ा बहुत छाती का पार्ट दिखता है, उसी तरह से उनका भी उतना ही पार्ट दिख रहा है, लेकिन बस फोटो फ्रेम बड़ा है उनका। ठीक है, इसलिए शेक्सपियर्स हेड कहा गया है। तो ये सारी जो इमेजेस है, क्लाउडलेस एट डॉन, ठीक है, क्लाउडलेस एट डॉन वाली जो बेसिकली इमेज है, हेड वाला तो आप समझ गए, है ना। अब क्लाउडलेस एट डॉन यानी कि ये ब्यूटी को सिग्निफाई कर रही है, ठीक है। और ये इन बच्चों के लिए बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पल्यूशन है, हर जगह गंदगी रहती है, गरीबी में ज़िंदगी कटता है। तो ये क्लाउडलेस एट डॉन की इतना खूबसूरत जो है कि दुनिया इतनी सुंदर भी हो सकती है, ये इनके लिए सही नहीं है। आप कभी देखिए कि कोई बादल ना हो और आपको सूरज दिख रहा हो, तो वो नज़ारा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलाइज डोम यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हर जगह चारों तरफ फैली हो, है ना, जैसे कि वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क के बारे में जब हम सोचते हैं, मुंबई के बारे में भी, मेन सिटी के बारे में, कि सब तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, कोई बड़ी कोई छोटी, पर बिल्डिंग्स पूरा डेवलप्ड सिटी की तरह दिख रहा है। पर इनके लिए इन सब चीज़ों के भी कोई मायने नहीं है, ये फ़ोटो तो इनके लिए सिर्फ मजाक की तरह ही है, क्योंकि इनकी रियलिटी तो ये है कि ये स्लम में ही रहते हैं। इनकी क्लासरूम की खिड़की से इनको झोपड़पट्टी दिखती है, ये रहते भी झोपड़पट्टी में ही है, ठीक है। बेल्ड फ्लारी टाइरोलीज वैली, है ना, फिर एक वैली है, वैली यानी कि क्या होता है कि एक वाटर बॉडी है जिसके चारों तरफ बेसिकली लैंड हो, या फिर एटलीस्ट दो तरफ उसके लैंड हो, उसको अब वैली बोलते हैं, ठीक है। तो वो वैली जो है वहाँ पे फ्लावर्स हैं, ये जो वैली है ये ब्यूटी को सिग्निफाई करती है। पर ये जो बच्चों हैं इनके लिए ब्यूटी के भी कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये कैसे हैं हमने इनको बताया, इनके बाल तो मतलब टॉन है, रूटलेस वीड की तरह है, कंघी नहीं किया हुआ है, रूटलेस यानी कि कोई जान ही नहीं है उसमें, कलर पूरा उतरा हुआ है, कि ये तो बिल्कुल ब्यूटी से इनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ओपन हैंडेड मैप, अब आगे पढ़ो। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इसका मतलब बेसिकली होता है एक ऐसा मैप जिसमें आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से बैठ करके देखो, सभी मैप ऐसे ही होते हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठ करके देखो, आप दुनिया को देख सकते हो, ठीक है। इसलिए कहा गया अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप द वर्ल्ड, पर इन बच्चों के लिए ये जो मैप यहाँ पे लगा है ये उनकी दुनिया नहीं है, ये क्लासरूम में ये जो खिड़की है ना ये उनकी दुनिया है। क्यों? क्योंकि जब आप खिड़की से बाहर झांकते हैं तब आपको इनकी दुनिया दिखाई देती है, झोपड़पट्टियाँ दिखाई देती है, कचरे के ढेर में खेलते बच्चे दिखाई देते हैं, गरीबी दिखाई देती है। तो इनकी दुनिया ये है, वो नहीं जो आपने उस मैप में टांग करके रख दिया है, ठीक है। वेर ऑल दे फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, इनका फ्यूचर जो है वो एक तरह से फॉग से पेंट किया हुआ है, जैसे फॉग अनक्लियर होती है, ठीक है, होता है ना, तो अनक्लियर, ये क्लैरिटी नहीं होती है, तो इनका फ्यूचर भी अनक्लियर है, इनके लिए भी और पोएट के लिए भी, उनको भी नहीं पता ये लोग करेंगे क्या आगे जा करके। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लेड स्काई, अ नैरो स्ट्रीट यानी कि स्लम्स में बेसिकली बहुत पतली पतली संकरी गलियां होती है, पतली पतली गलियां होती है, ठीक है। सील्ड इन विद अ लीड स्काई, और सील्ड हो जाती हैं, ये एक रीज़न तो ये होता है सील होने का कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं एकदम कंजस्टेड तरीके से, इसलिए गलियां सील होती है। और लेड स्काई, लेड का मतलब बच्चों बेसिकली होता है पल्यूटेड स्काई, ब्लूइश ग्रीन, ठीक है ना, मतलब एक तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पल्यूशन है यहाँ पे, इसका कहने का ये मतलब है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, है ना, कि अच्छी खूबसूरत नदियों से, केप से। बच्चों हम केप किसको बोलते हैं? जैसे आपने कभी देखा होगा या सुना होगा कि समुद्र में या तालाब के बीच अगर कहीं छोटा सा ज़मीन का एक टुकड़ा हो, देखो आइलैंड अलग होता है, आइलैंड इज़ बेसिकली कोई भी लैंड बॉडी जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई, ठीक है। पर आइलैंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मानो पानी के बीच में सिर्फ एक बड़ी सी चट्टान है, वो कोई आइलैंड नहीं है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को हम केप बोलते हैं। या फिर कोई ज़मीन का टुकड़ा है भी पानी के बीचों बीच, पर वो इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको आइलैंड कह सके, तो हम उसको केप कहते हैं। तो ये केप्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं, ये आपने कभी हॉलीवुड फिल्मों में इधर उधर कहीं देखा होगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग रिवर्स से, केप से, स्टार्स और वर्ड से, बाकी की खूबसूरत दुनिया से बहुत दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। इन बच्चों के लिए शेक्सपियर विकेड है। क्यों विकेड है? क्योंकि शेक्सपियर जाने जाते हैं अपनी हाई लिटरेचर पोएम्स के लिए। इन बच्चों को लिटरेचर तो आती ही नहीं है ना। और एक और रीज़न ये है कि शेक्सपियर फेमस हुए अपनी एरिस्टोक्रेटिक डिस्क्रिप्शंस के लिए। कि शेक्सपियर जो है, ये जब पोएम्स लिखते थे ना, तो ये अच्छे से डिस्क्राइब करते थे। जैसे अगर आपने जूलियस सीजर पढ़ी होगी, तो ये पैलेसेस के बारे में, किंग्स के बारे में, ट्रू लव के बारे में लिखते थे। पर इन बच्चों के लिए इन सब चीज़ों की कोई मायने नहीं है। जिसको ये नहीं पता कल खाना मिलेगा या नहीं भरपेट, वो क्या सोचेगा महलों के बारे में, रानी के खूबसूरत बड़े घुंघराले बालों के बारे में कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको। उसके लिए इन सब चीज़ों के कोई मायने नहीं है बेटा। द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल, क्योंकि इनकी दुनिया तो अलग ही है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और ये जो शिप, सन, इन सब की जो फोटोज़ हैं, ये उस लाइफस्टाइल को डिनोट कर रहे हैं जो ये बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्डेबिलिटी तो छोड़ो, मतलब खुद इस लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करना तो छोड़ो, इस लाइफस्टाइल को देखना भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये लालच में आ जाते हैं और फिर ये इनको टेम्प्ट करती है स्टील करने के लिए, ठीक है। लोग कहते हैं सोसाइटी में क्राइम बढ़ रहा है क्योंकि मुजरिम है। नहीं, सोसाइटी में इसलिए भी क्राइम है क्योंकि मुजरिमों को पैदा करने वाली सोच है सोसाइटी में। ठीक है, इतना आपको डीप में नहीं जाना है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जितनी भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, शिप, सन, सीनरी, ये बच्चों को टेम्प्ट कर रही है चोरी करने के लिए, क्योंकि इन बच्चों को अपनी रियलिटी पता है कि हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इनटू इन द क्रैम्प्ड होल्स। स्लाइली यानी कि एक फॉक्स की तरह, जैसे एक लोमड़ी बहुत चालाक होती है ना, मतलब बहुत चालाकी से इनकी जो लाइफ है धीरे 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 क्रैम्प्ड होल्स में, क्रैम्प्ड यानी कि पैक्ड होल्स, छोटे छोटे होल्स में टर्न हो रही है। और ये कैसे टर्न हो रही है, क्यों टर्न हो रही है? हमारे जैसे लोगों की भी वजह से, कि हम जैसे लोग इन पे कभी कोई ध्यान नहीं देते। अरे गरीब है, कभी भीख भी कभी मन किया कोई मांगने आया तो दे दिया, नहीं तो कोई ध्यान नहीं देते। इनके ऊपर पॉलिटिशियंस का और लीडर्स का भी ध्यान नहीं होता। तो धीरे धीरे हमारा इग्नोरेंस जो है इनकी लाइफ को क्रैम्प्ड होल्स की ओर ले जा रहा है, ठीक है। और वो भी इंस्टेंटली, एकदम जल्दी से या ज़बरदस्ती नहीं ले जा रहा, धीरे धीरे इनको मजबूर कर करके धीरे धीरे एक लोमड़ी की तरह ना बहुत क्लेवर वे में लेके जा रहा है। स्लाइली इसलिए कहा गया है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, है ना। यानी कि पहले तो फॉग है, अनक्लियर है इनका फ्यूचर, अब एंडलेस नाइट यानी कि अंधेरे में है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स peeped through by bones and spectacles of steel। ठीक है, wear skins peeped through by bones, यानी कि ऐसा लगता है कि इन्होंने बोन के ऊपर डायरेक्ट स्किन ही पहन लिया है ना। यानी कि इनकी हड्डियां दिखने लगती है, इतना ज़्यादा माल नरिश्ड है ये लोग, खाना नहीं मिलता है इसीलिए। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंटेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। ठीक है, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, किसी किसी को चश्मा होता है, ठीक है, तो वो चश्मा भी स्टील का है, मोटा मोटा फ्रेम का। ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक अच्छा चश्मा खरीदना, तो स्टील के बड़े बड़े कुछ बच्चे जिनको चश्मा है, चश्मा लगाते हैं, वो बहुत भारी होता है। प्लस विथ मेंडेड ग्लास, वो भी मेंडेड ग्लास का क्या मतलब है कि एक मतलब तो ये है कि इसका कांच जो है वो टूट गया है, ठीक है, लेकिन इन ये अफोर्ड नहीं कर सकते नया चश्मा, या एटलीस्ट उसी फ्रेम में नया ग्लास डलवा ले। तो उस ग्लास को मेंड करते हैं, है ना, उसके ऊपर एक लिक्विड जैसा होता है, लगा देते हैं कि वो किसी तरह चिपक जाए। एक और मतलब होता है मेंडेड ग्लास का कि ये चश्मा भी जो ये यूज़ कर रहे हैं ये भी खरीदा हुआ नहीं है। ये ऐसा है कि इनके घर में कोई, इनके पापा दादा दादी कोई लगाते थे, और फिर बीच बीच में ये यूज़ करते हैं, या उनके मर जाने के बाद ये लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बिना ये जाने कि भाई ये पावर मेरे आंखों को सूट करेगा भी या नहीं, ठीक है, ना रिलेट मत करो। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये इनकी हालत है। मेंडेड ग्लास, ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, जैसे कोई कांच की बॉटल है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की कांच की बॉटल, जब उसको स्टोन पे तुम पटकते हो, पत्थर पे, तो कैसे वो चकनाचूर होकर के पीसेस में टूट जाता है ना, तो क्रैक व्रैक जैसे आ जाता है ना उसमें, तो वो क्रैक्स की तरह दिख रहा है उनका चश्मा जो है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी, उनका टाइम और स्पेस स्लम में ही है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज टूम,
तो जब इनकी सोसाइटी, इनकी आसपास की दुनिया पूरा स्लम्स में ही है, तो इनके मैप्स में भी स्लम ही बनाओ ना, दुनिया का मैप क्यों दिखा रहे हो उनको? अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स। अब इसको ध्यान से समझना। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, आप पोएम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट को, इंस्पेक्टर को जो सोसाइटी उस एरिया का इंचार्ज, और विजिटर हमारे जैसे लोगों को जो सिर्फ विजिट करते हैं उस एरिया को, कि जब तक ये जो मैप है ये उनका विंडो नहीं बन जाता, ठीक है, कि कौन सा मैप, ये वाला वर्ल्ड का मैप उनका विंडो नहीं बनता, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, इनकी रियलिटी गई गुजरी रहेगी। क्योंकि अभी इनकी रियलिटी तो ये विंडो है, और विंडो से क्या दिखता है, झोपड़ी पर झोपड़पट्टी, है ना। डैट शट डाउन अपॉन द लाइफ्स लाइक कैटाकूम्स। कैटाकूम्स मतलब होता है बेसिकली कि जैसे एक तो आपने सुना होगा ज़मीन के अंदर जैसे हम बॉडीज़ जो हैं, वो ग्रेवयार्ड जो होता है ना ज़मीन के अंदर, वो आप कह सकते हैं, ठीक है। एक ग्रेवयार्ड तो कैसे होता है कि आप गड्ढा खोदो, मतलब ग्रेव खोदो, उसमें कॉफिन डाल दो, बंद कर दो, है ना। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसे भी ग्रेवयार्ड्स होते हैं कि ज़मीन के अंदर वो एक बड़ी सी एरिया बनाते हैं, और उसके अंदर चेम्बर्स होते हैं, आप उसके अंदर दफन कर सकते हो बॉडी को, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर जो ग्रेवयार्ड है उसको हम कैटाकॉम्ब्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये इनकी लाइफ जो है उसके ऊपर कैटाकूम्स की तरह है, यानी कि ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ को दफना रही है। अब यहाँ पे वो अपील करते हैं बच्चों से, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक द वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, ठीक है। कि अब ये सारी जो इनकी जो दुनिया है, एक तरह से ये जो पिंजरे में फंसे हैं गरीबी के, इसको तोड़ो, इनको बाहर निकालो, इन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स में लेके जाओ ताकि ये दौड़े, खुश रहे, है ना। इनकी दुनिया को मेक देयर वर्ल्ड रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स, ठीक है। अज्यूर का मतलब होता है ब्लू क्लियर स्काई, है ना, कि खुले आसमान के नीचे ये दौड़े, खुश रहे, है ना। गोल्ड सैंड के ऊपर दौड़े, एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, है ना। और ये इनको किताबें पढ़ने के लिए दो, वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री द हुज लैंग्वेज इज द सन, है ना। लास्ट लाइन का मतलब बेसिकली ये है कि हिस्ट्री उनकी है जिनकी लैंग्वेज सन है। इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री उनकी रिस्पेक्ट करती है या उनको याद रखती है जो खुश रहे अपनी लाइफ में। तो ये बच्चे भी खुश होना डिजर्व करते हैं।